नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन के विदेश मंत्री भारत आए और बातचीत करके भारत से लौट भी गए। दक्षिण एशिया के दौरे पर थे चीन के विदेश मंत्री, लेकिन भारत की उनकी यात्रा कोई पूर्व निर्धारित राजकीय यात्रा नहीं थी, क्योंकि वो इसके पहले पाकिस्तान पहुंचे। वहां ओआईसी के सम्मेलन में, जो इस्लामिक देशों का समूह है, संगठन है, उसमें उन्होंने भाग लिया। और इमरान खान जब पाकिस्तान में बैठ करके कश्मीर का राग अलाप रहे थे, तो उसको भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सुना और इमरान के हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश भी की। हालांकि उसका फर्क भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो भारत की यात्रा पर आए और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। चीन के विदेश मंत्री ने राजनयिक मिशन को साधने की भरपूर कोशिश की यहाँ पर, लेकिन भारत में उनको दो टूक जवाब मिला हर एक जगह से। हर एक डिग्निटरीज के मुंह से यही बात निकली कि आपको अगर संबंध सुधारना है तो सबसे पहले लद्दाख रीजन में डिसएंगेजमेंट के लिए हामी भरना होगा, अर्थात आपकी सेनाएं आक्रामक होकर के सीमा का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में अगर आने की कोशिश करती रहीं तो उस पर रोक लगाइए और जहां पर आपकी सेना है उससे पीछे चली जाए। इसके बाद भारत और चीन के संबंधों पर बातचीत हो सकती है, संबंध सामान्य हो सकते हैं। हालांकि भारत ने कहा कि चीन भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने का पक्षधर है और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के हितों को देखकर भविष्य में कोई भी जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से कदम उठाना होगा तो उठाएंगे। इस बात पर भी सहमति दिखी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हुआ चीन पर यह दबाव बनाने का कि आखिर में डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात चीन की सेनाओं को लद्दाख रीजन में मौजूदा समय से पीछे हटने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत धीमी गति है और जितनी धीमी गति से चीन की सीमा के पास चीन की सेना जा रही है, उतना ही धीमे भारत और चीन के संबंध सुधरेंगे। ये बात भारत की तरफ से दो टूक कह दिया गया। बात तो तब भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि नरेंद्र मोदी गृह कार्यों में और यहाँ के किसी औपचारिक कार्यक्रम और फंक्शन में उनको भाग लेना, अर्थात योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में उनको भाग लेना है, इसलिए वो मिलने में असमर्थ हैं। एक बड़े देश के विदेश मंत्री को यूं ही कह देना और उनके अनुरोध को अस्वीकार कर देना, भारत की तरफ से यह संकेत दे दिया कि चीन एक तरफ छुरी रखेगा और दूसरी तरफ बातचीत की बात करेगा। वो बात अब भारत सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता हुई थी 15वें दौर की, उसमें भी भारत की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि सबसे पहले आपको सीमा के पास अपनी सेना को बहुत ही नियंत्रित अंदाज में बिहेव करने के लिए तैयार करना होगा और लद्दाख रीजन में वो जहां जहां अपने निर्धारित स्थान से आगे बढ़ करके आए हैं, वहां पोस्ट बनाए हुए हैं, उस पोस्ट को खत्म करके उन्हें पीछे जाना ही होगा। जब ऐसा होगा तो संबंध सामान्य हो सकते हैं। यही नहीं, गलवान से लेकर के पैगोंग झील तक भारत ने हर एक स्थान पर, हर एक चेकपोस्ट पर चीन को बुरी तरीके से प्रतिरोध किया है और प्रतिरोधक क्षमता को दिखाते हुए चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, क्योंकि फितरत में मक्कारी चीन के भरी हुई है, लेकिन वो भारत के साथ संबंध सुधारने का पक्षधर है, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से
रूस के साथ भारत आकर के खड़ा हुआ है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, उसको देखते हुए अब चीन भी चाहता है कि भारत से दोस्ती की जाए, क्योंकि दोनों पक्ष अगर एक साथ कम से कम रूस के होते हैं तो रूस आने वाले समय में जिस तरीके से चीन के खिलाफ अमेरिका सरगर्म होता है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत अपने विदेश नीति में चीन के पक्ष में बोलने की कोई कोशिश शायद ही करे, क्योंकि चीन भारत के प्रति पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरीके से सीमा पर आक्रामक हुआ है, पाकिस्तान को कश्मीर राग अलापने के लिए प्रोत्साहित किया है और सीपैक के माध्यम से भारत के सीमांत राज्य कश्मीर में और पीओके में कुछ दखल देने की कोशिश की है, उसको लेकर के भारत चाहता है कि चीन को मौजूदा परिस्थितियों में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें थोड़े से दबाव की स्थिति बनाई जाए, ताकि चीन ये माने कि वो भारत को सैन्य ताकत दिखा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और इसी कारण से भारत ने जिस तरीके से अपने प्रतिरोध को प्रदर्शित किया है, अब राजनयिक वार्ता में भी भारत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता है कि भारत चीन का पड़ोसी रहना चाहता है, एक बेहतर संबंध कायम करके दोनों के बीच बेहतर आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने सुरक्षा की कीमत पर भारत ऐसा कतई नहीं करेगा। और वो भी उस स्थिति में कि जब भारत से संबंध सुधारने के लिए वांग यी आ रहे थे, यहाँ परख करने की कोशिश करने कि यहाँ के नेताओं, यहाँ के सरकार, यहाँ के जनता में चीन के प्रति क्या रवैया है, तब वो उसके पहले ओआईसी सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर बेसुरा राग अलापने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। इन सब बातों को देखते हुए अब भारत ने ठान लिया है कि कम से कम मौजूदा परिस्थिति में अगर चीन संबंध सुधारना चाहता है और एनएसए डोभाल को अपने यहां आमंत्रित किया है, अर्थात एनएसए डोभाल बीजिंग जाएं, तो इसके मायने साफ हैं कि चीन चाहता है कि सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से भारत पूरी तरह से सतर्क है, सजग है और चौकस है, ऐसे में एनएसए डोभाल भारत सरकार का पक्ष लेकर के बीजिंग पहुंचे और सीमा पर कोई सार्थक बातचीत हो। इस संदर्भ में विदेश मंत्री के तरफ से भी बातें स्पष्ट कर दी गई, क्योंकि दोनों के बीच संबंधों की प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए उसमें बहुत धीमापन है, क्योंकि सैन्य सिद्धांतों के भी मुताबिक ये माना जाने लगा है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये माना जाने लगा है कि अगर लद्दाख रीजन में चीन इसी तरह से सरगर्म रहा तो भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य हो ही नहीं सकते। और चीन अब ये समझ चुका है कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई लंबी चलती है तो चीन से बहुत कुछ सहयोग की दरकार रूस करेगा, और उसमें अगर रूस का सहयोग रूस का सहयोग अगर भारत को मिलेगा और चीन का सहयोग अगर रूस लेगा, तो उन परिस्थितियों में रूस चाहेगा कि भारत और चीन बेहतर संबंध बनाए रखें और जो संबंधों में उनकी खटास है उसको दूर करें। और खटास का एकमात्र कारण है कि एलएसी पर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, विशेष करके लद्दाख रीजन में। इन सभी बातों को देखते हुए अब चीन ये चाहता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए वो भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करे, ताकि भारत, जो कि अमेरिका का भी दोस्त है, हालांकि अमेरिका कुछ मुद्दों पर अभी भारत से थोड़ा नाराज है, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ मौखिक स्तर पर है। एक राजनयिक स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कुछ बयान जो बाइडेन की तरफ से, उनके प्रशासन के बड़े अधिकारियों की तरफ से जरूर दिए गए हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत का सहयोगी रहा है वर्षों से, दशकों से, भारत उसका सहयोग करेगा, क्योंकि विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में सैद्धांतिक तौर पर भारत उस देश को तरजीह देगा जो उसका मुश्किल दिनों में भी साथी रहा है। ऐसे में भारत ये भी कह चुका है कि वो अमेरिका का भी रणनीतिक सहयोगी है,
ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसमें वो रूस के खिलाफ इस तरह से नहीं बोल सकता, लेकिन वो चाहेगा कि रूस और यूक्रेन बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलटाने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती एक विश्व युद्ध के खतरे के आशंका को बढ़ा देगी। और भारत की जो मान्यता है, जो सोच है, उसको अब पूरी दुनिया मानने लगी है। चीन को भी लगने लगा है कि भारत के दृष्टिकोण को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और रूस भी उसको महत्व दे रहा है, अमेरिका तो महत्व दे ही रहा है। और दोनों तरफ से बेहतर पैकेजेस की और बेहतर ऑफर्स आ रहे हैं जहां तक आर्थिक संबंधों का मामला है। तो ऐसे में चीन चाहता है कि वो भारत के साथ संबंधों को सुधार ले, क्योंकि जैसे ही चीन और रूस सैन्य दृष्टिकोण से ज्यादा नजदीक होंगे, अमेरिका चीन के खिलाफ सरगर्म हो सकता है। और उन स्थितियों में अगर भारत और चीन के रिश्ते यूं ही तल्ख रहे तो भारत का सहयोग अमेरिका भी कर सकता है। और रूस चूंकि परंपरागत सहयोगी है, इसलिए रूस भारत के खिलाफ बोलेगा नहीं। उन परिस्थितियों में भारत की स्थिति बेहतर होगी। और सैन्य ताकत का जहां तक सवाल है, भारत ने पिछले 1 से सवा साल के दौरान लद्दाख रीजन में हर एक चेक पॉइंट्स पर, हर एक रणनीतिक स्थल पर चीन को इतना कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है कि चीन को समझ में आ गया है कि भारत की स्थिति अब 1962 वाली नहीं रह गई है और किसी भी दुस्साहस का बहुत बड़ा जवाब, मुंहतोड़ जवाब अब चीन को मिलेगा। यही नहीं, अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर भी चीन चाहता है कि भारत के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए वो अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाए। इसलिए दोनों देश के विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी तीसरे पक्ष से वार्ता की स्थिति में चीन और भारत एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे और इसके साथ ही साथ और उन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो दोनों के बीच संबंधों को थोड़ा तनावपूर्ण बनाता है। ऐसे में साफ है कि वांग यी का यहां पर स्वागत जरूर किया गया, लेकिन उन्हें सख्त संदेश दिया गया कि अब और नहीं, अगर चीन जो कहता है उसको करेगा नहीं तो भारत संबंधों को सुधारने वाला नहीं है। इसलिए वांग यी विदेश मंत्री के रूप में भारत आए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री मिले नहीं। साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल ने उनको साफ तौर पर कह दिया है कि भारत और चीन के बीच संबंध तभी सामान्य होंगे जब सीमा पर तनाव कम हो जाए, अर्थात एलएसी पर तनाव न हो। और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने राजनयिक मिशन के तहत एक बड़ा दबाव चीन के ऊपर बना दिया है। अब गेंद चीन के पाले में है और चीन एक कदम आगे बढ़ाएगा तो भारत उसके कदम से कदम मिलाएगा, क्योंकि भारत पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध कायम करने का पक्षधर है और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर चीन डिसएंगेजमेंट का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाए। कुल मिलाकर के चीन अगर धौंस और धमकी के रास्ते पर बढ़ते हुए संबंधों को सामान्य करने की रणनीति पर आगे बढ़ना चाहेगा तो भारत कतई उसका साथ नहीं देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी को साफ तौर पर बता दिया गया है। अब वांग यी जब नेपाल होते हुए चीन पहुंचेंगे तो वो निश्चित रूप से अपने राष्ट्रपति चिनफिंग सिंह से ये बातचीत करेंगे कि शी जिनपिंग अब भारत को उस नजरिए से न देखें कि वो कहें कुछ और करें कुछ। इसलिए अब शी जिनपिंग को भी समझना होगा और बीजिंग प्रशासन को, वहां के सरकार को, वहां के रणनीतिकारों को भारत के बदले हुए दृष्टिकोण से अब पूरी तरह से अवगत होते हुए एक बेहतर कदम उठाने की पहल करना होगा। और ऐसा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ की सेनाएं मौजूदा वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर खड़ी हैं उससे पीछे जाएं और ये सहमति दोनों के बीच अगर बनी हुई है, उसमें देरी हो रही है। भारत चाहता है कि ये काम तेजी से करे चीन, अगर चीन नहीं करता तो संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। वांग यी को यह भी जानकारी दे दी गई है। इस तरीके से इस बार की राजनयिक यात्रा वांग यी की 2 दिनों की जो रही वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए चीन सकारात्मक कदम उठाएगा
और भारत चीन के बीच बेहतर संबंध कायम हो सकते हैं। एवी स्टार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।